हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी सीरीज का तीसरा पार्ट देखेंगे और उसमें 12th क्लास के चैप्टर 1 का डिस्कस करेंगे। तो आज दोस्तों देखते हैं अपना टॉपिक क्षेत्रीय साहित्य। देखो फ्रेंड, क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष का वर्णन मिलता है, अर्थात उस क्षेत्र या उसके आसपास के राज्यों की जानकारी हमें क्षेत्रीय साहित्य से मिलती है। जैसे तमिल साहित्य नैण श्री ख्यात कानड़दे प्रबंध। और तमिल साहित्य से हमें केवल और केवल दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है और नैण श्री ख्यात में हमें राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों की जानकारी मिलती है। और तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा गया है। और तमिल साहित्य या संगम साहित्य के रचनाकार या प्रणेता कौन हैं? अगस्त्य ऋषि हैं। और तमिल साहित्य के अंतर्गत चोल, पल्लव, पांड्य, चेर राज्यों का उल्लेख किया गया दोस्तों। आगे देखते हैं, एक तेलुगु लेखक हैं दुर्जठी, जिन्होंने क्या लिखा? कृष्ण देवराय विजयुम। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्ण देवराय के बारे में या उनकी विजयों के बारे में वर्णन किया है। उनकी उपलब्धियों के बारे में इस कृष्ण देवराय विजयों में उल्लेख किया है। और कृष्ण देवराय मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के समकालीन थे और बाबर ने भी इनका अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। और कृष्ण देवराय ने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी के मध्य शासन किया था। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं राजस्थानी भाषा के ग्रंथ, और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों। राजस्थानी भाषा के ग्रंथ, चंद्रबरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। इसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जानकारी मिलती है। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का क्या था? एक दरबारी कवि था। आगे देखो, पद्मनाभ ने क्या लिखा? कानड़दे प्रबंध लिखा। बीटू सुजा ने राव जयसिरो छंद लिखा। और सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर लिखा। और नैण सिंह ने नैण श्री ख्यात। तो फ्रेंड्स याद रखना, पद्मनाभ ने क्या लिखा? कानड़दे प्रबंध। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो। बीटू सुजा ने राव जयसिरो छंद। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर। और नैण श्री ख्यात किसने लिखी? कवि नैण सिंह ने लिखी। आगे देखते हैं विदेशी साहित्य। देखो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति या जो इतिहासकार या दार्शनिक या यात्री भारत भ्रमण के लिए आए थे और उन्होंने जो वृत्तांत या अपने ग्रंथ या अपनी पुस्तकें तैयार की हैं, वे विदेशी साहित्य के अंतर्गत आती हैं। और इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है यूनानी साहित्य, दूसरा है चीनी साहित्य, तीसरा है तिब्बती साहित्य और चौथा है अरबी साहित्य। तो देखो, यूनानी साहित्य के अंतर्गत यूनानी इतिहासकारों द्वारा या यूनानी यात्रियों द्वारा लिखा गया वर्णन मिलता है। उसी प्रकार चीनी साहित्य में, इसी प्रकार तिब्बती में और अरबी में भी इसी प्रकार उनके इतिहासकारों, यात्रियों व दार्शनिकों द्वारा जो वर्णन किया गया है वही अरबी साहित्य के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं फ्रेंड्स यूनानी साहित्य। क्या फ्रेंड्स? यूनानी साहित्य। और यूनानी साहित्य में प्रमुख यूनानी लेखक कौन से हैं? वो देखो, टेसियस, हेरोडोटस, नियार्कस, एरिस्टोब्यूलस, आनेक्रिटस, स्ट्रेबो, एरियन, स्काइलेक्स प्रमुख हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले किन्हीं 3 या किन्हीं 2 यूनानी लेखकों के नाम बताइए, तो आप इनमें से कोई भी 2 बता सकते हैं। जैसे इजी नाम है यहाँ पे स्ट्रेबो व एरियन, तो ये आराम से याद रह जाते हैं। ऐसे नामों को याद कीजिए जो इजी हों। और वैसे हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक राजदूत आया था, यूनानी राजदूत, उसका नाम था मेगस्थनीज। उसने पुस्तक लिखी इंडिका। और उसके अंतर्गत उसने चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, सामाजिक स्थिति व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ मेगस्थनीज ने सामाजिक जानकारी के अंतर्गत भारतीय जाति व्यवस्था को 7 भागों में बांटा है। आगे देखते हैं यूनानी साहित्य में किन किन पुस्तकों का लेखन कार्य हुआ था। तो दोस्तों, टोलमी ने लिखा भूगोल, प्लिनी द एल्डर ने लिखा नेचुरल हिस्ट्री, स्ट्रेबो ने लिखा भूगोल, एरिस्टोब्यूलस ने क्या लिखा? हिस्ट्री ऑफ दी वॉर। तो आप याद रखना, भूगोल नामक पुस्तक 2 लोगों ने लिखी है, एक टोलमी ने और एक स्ट्रोबो ने। अगर एग्जामिनर आपको पूछ ले रहा, आप इनमें से कोई भी दोनों में से एक नाम लिख के आते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की सही होंगे ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
आगे है, ये पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आप याद रखना। अगर आपको एग्जाम में इसका ये पूछे कि इसका लेखक कौन है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी का लेखक कौन है, तो आप कहेंगे सर इसका लेखक अज्ञात है, परंतु इसके अंतर्गत बंदरगाहों एवं अर्थात डॉकयार्ड एवं व्यापार वाणिज्य का विस्तृत विवरण दिया गया है। व्यापार वाणिज्य एवं बंदरगाहों की विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी से मिलती है। आगे देखते हैं चीनी साहित्य। चीनी साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः दो ही यात्रियों का वर्णन मिलता है, फाहियान व ह्वेनसांग। इन्होंने सबसे ज्यादा साहित्य लिखने में अपना योगदान दिया है, लेकिन सुंग यून व इत्सिंग का भी हम वृत्तांत पढ़ते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, कन्नौज का। कहाँ का शासक था, कन्नौज का शासक था। कौन, हर्षवर्धन। और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। फ्रेंड्स जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट हैं भाई, आप उनको गौर से देखिएगा। और ह्वेनसांग ने अपनी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी, और फिर बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। और ह्वेनसांग की रचना का नाम है सीयू की। और इत्सिंग जो कि 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत भ्रमण के लिए आया था, 672 से 688 ईस्वी के मध्य तक उसने भारत भ्रमण किया था। और इत्सिंग ने भी विक्रमशिला व नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी हमें दी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, पाल शासक धर्मपाल ने करवाया था। आगे देखते हैं तिब्बती साहित्य। तो फ्रेंड्स इसके अंदर एक नाम हमें देखने को मिलता हुआ है तारानाथ। तो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कुंगयूर व तंगयूर ग्रंथों को उपयोगी किसने माना है, तो आप कहेंगे तारानाथ द्वारा। और या फिर एग्जामिनर आपको कह सकता है कि किसी एक तिब्बती साहित्यकार का नाम लिखें, तो आप कहेंगे तारानाथ। ओके फ्रेंड्स, और तिब्बती साहित्य के किन्हीं दो ग्रंथों का नाम लिखेंगे तो आप कहेंगे कंगयूर व तंगयूर। कंगयूर व तंगयूर ये दो तिब्बती साहित्य हैं, और इन्हें उपयोगी किसने माना है, तारानाथ ने माना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं अरबी साहित्य। तो फ्रेंड्स अरबी साहित्य में और सब ठीक है, लेकिन इनके नामों को देखकर आपको डर लगता होगा कि सर ये याद कैसे रहे। देखो भाई, किसी को भी ये याद आसानी से नहीं होते, सबको इन्हें याद करना पड़ता है। अगर आपको बोल के याद ना हो तो आप लिख के याद करें, लेकिन याद करने की यही दो तरीके हैं, बोलकर, लिखकर, या फिर इन्हें लिखो, बोलो, लिखो, ऐसे याद करना होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अरबी साहित्य। अरबी साहित्य के अंतर्गत पहला है मसूदी। इसने लिखा था मिडास ऑफ गोल्ड। इसने क्या लिखा था, मिडास ऑफ गोल्ड। इसके अंतर्गत उसने भारत का उल्लेख भी किया गया है। फिर देखते हैं सिंधिया, सिंध का इतिहास कहाँ से मिलता है, चचनामा से। चचनामा से किसका इतिहास मिलता है भाई, सिंध के या सिंध का इतिहास मिलता है। और फ्रेंड्स इसकी मुख्य बात यह है, चचनामा का लेखक अभी भी अज्ञात है। हमने ऊपर देखा था पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी का भी लेखक अज्ञात है, और चचनामा का भी लेखक अज्ञात है। और चच कौन थे, दाहिर के पिता थे। दाहिर जो कि तत्कालीन समय में 712 ईस्वी के आसपास सिंध प्रांत का शासक था। आगे देखते हैं सुलेमान नबी। सुलेमान नबी, इसने सिलात उल तवारिक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने प्रतिहार व पाल शासकों के बारे में लिखा है। सुलेमान नबी ने सिलात उल तवारिक पुस्तक लिखी, उसमें इसने पाल व प्रतिहार शासकों की बातें कही, या प्रतिहार शासक या पाल शासकों का उल्लेख किया है। फिर देखते हैं अल बरूनी। अल बरूनी जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, और मोहम्मद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। अल बरूनी किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ। इसने तारीख ए हिंद पुस्तक लिखी, और इसमें इसने भारतीय समाज एवं संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाजों के बारे में इसमें वर्णन किया है। तारीख ए हिंद का लेखक कौन है, अल बरूनी। और आपसे पूछे चचनामा में क्या है, तो आप कहेंगे सिंध
का इतिहास। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इतिहास की जानकारी में वंशावलियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को विशुद्ध रूप से जानने में मदद करती है। विशुद्ध रूप से जानने में कौन मदद करती है व्यक्ति के इतिहास को? वंशावलियां। आगे देखते हैं, वंशावलियों का लेखन कार्य कौन करता है? बड़वा, जागा, रावजी, भाटी, तीर्थ, पुरोहित, पंडे या बारोट द्वारा वंशावलियों का लेखन कार्य किया जाता है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत वंशावलियों को साक्ष्य के रूप में मान्यता दे दी है। तो अगर एग्जाम में पूछ सकता है वंशावलियों या बहियों को न्यायिक तथ्य के रूप में कब माना गया या किस अधिनियम के, तो आप कहेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत वंशावलियों बहियों को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। वंशावली लेखक एक निश्चित समय तक एक व्यक्ति के पास रहकर ही लिखा जाता है। अगर हमें किसी के बारे में वंशावली या लेखन लिखना है तो हम उस व्यक्ति विशेष के पास जाकर उसका व्यवहार, उसके आचार विचार के बारे में लिखेंगे। इससे वंशावलियों में यथार्थता अधिक दिखाई देती है, क्योंकि हम जिस व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं हम उसके पास में हैं, तो हम उसके बारे में अधिक ज्यादा जान सकेंगे और उसके बारे में अधिक यथार्थ या अधिक सत्य बातें लिख सकेंगे। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पुरातात्विक स्रोत। कौन से स्रोत? पुरातात्विक। तो दोस्तों हमने शुरू में क्या देखा था? इतिहास जानकारी के दो स्रोत, साहित्यिक स्रोत व साहित्यिक स्रोत देखे थे और साथ साथ पुरातात्विक स्रोत भी देखे थे। तो हमने साहित्यिक स्रोतों की बात कर ली है, वह 3 भागों में हैं। कौन कौन से? धार्मिक, धर्मेतर व वंशावलियां। अब देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का सर्वाधिक विश्वसनीय अगर स्रोत कोई है तो वह है पुरातात्विक स्रोत। इतिहासकार पुरातात्विक स्रोतों की प्राप्ति से ही अनुमान लगाते हैं कि वहां पर ऐसी सभ्यता थी, वहां पर ऐसे मर्दभांड यूज लिए जाते थे या उपयोग किए जाते थे। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत प्रथम है उत्खनन से प्राप्त अवशेष, जैसे मर्दभांड यानी मिट्टी के बर्तन, औजार, उपकरण, इनसे हमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो हम देखते हैं पाषाण कालीन मानवीय संस्कृति सभ्यता के बारे में पूरा अवशेष हमें सर्वाधिक विश्वसनीय जानकारी देते हैं। उन पूरा अवशेषों से हमें प्राचीन काल की संस्कृति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, अनुमान लगाए जाते हैं, पुख्ता नहीं कहा जा सकता। पुख्ता अर्थात पूर्णतया सत्य के साथ नहीं कह सकते कि उस वक्त ऐसी सभ्यता थी, ये औजार यूज लिए जाते थे। एक अनुमान, एक प्रिडिक्शन लगाया जाता है कि उस समय ऐसी चीजें होती थी, सभ्यता ऐसी होती थी। उत्खनन से हमें मर्दभांड, मिट्टी के बर्तन, औजार, बर्तन व अन्य उपकरण भी प्राप्त होते हैं। और प्राचीन भारत में 4 संस्कृतियां या 4 मर्दभांड संस्कृतियां विकसित रही थी, जिनमें है 11वें रंग युक्त मर्दभांड संस्कृति, जिसे ओसीपी कहते हैं। इसका नाम ओसीपी की फुल फॉर्म है ओका कलर्ड पोट्री। तो दोस्तों ओका कलर्ड पोट्री, इस जैसे आप कहेंगे सर 11वां रंग कौन सा होता है? जो साधु संत पहनते हैं, जैसे यूपी के सीएम स्वामी योगीनाथ द्वारा जो कपड़े धारण किए जाते हैं या साधुओं द्वारा जो कपड़े धारण किए जाते हैं, वो किस रंग के हैं? 11वें रंग के हैं। और 11वां रंग युक्त मर्दभांड संस्कृति को ओसीपी भी कहा गया है। अब आगे देखते हैं काले एवं लाल मर्दभांड संस्कृति, जिसे BRW ब्लैक एंड रेड वेयर। आगे देखते हैं चित्रित स्लेटी रंग की मर्दभांड संस्कृति प्राचीन भारत में विकसित थी, जिसे PGW कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर। अब आगे देखते हैं 4th उत्तरी काली चमकीली संस्कृति, जिसे NBPW कहा जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और हमें उत्खनन से वहाँ की सभ्यताओं के बारे में अनेक जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे हमें सिंधु सभ्यता से नालियाँ, अन्नागार बहुत कुछ मिले हैं। जैसे हमें मिलती हैं सड़कें, नालियाँ, तांबे व कांसे की अन्य सामग्रियाँ। आगे देखते हैं अभिलेख क्या है फ्रेंड्स, अब वो देखते हैं। तिथि युक्त एवं समय सामयिक, अर्थात किसी पत्थर पर या किसी शिला पर या किसी स्तंभ पर हमें तो तिथि युक्त या अर्थात किसी तारीख के साथ
समय सामयिक ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है या हमें ऐतिहासिक दृष्टि से जो जानकारियां मिलती हैं वह अभिलेख होते हैं। अर्थात तिथि युक्त एवं समय सामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से अभिलेखों का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि यह किसी साम्राज्य या किसी वंश या किसी सभ्यता को कालानुक्रम में दर्शाने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है अभिलेख। इसीलिए इनका ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोग है या सर्वाधिक महत्व है। तिथि युक्त व समसामयिक होने के कारण इनका उपयोग साहित्यिक स्रोतों में नहीं, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? अभिलेख हैं। इनमें शासकों के नाम मिलते हैं, उनके वंशज मिलते हैं, उनकी शासन अवधि मिलती है, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी विजयों। अर्थात अभिलेखों को प्रशस्ति के रूप में भी लिखा जाता है और प्रशस्ति में किसी राजा विशेष की अच्छाइयों का या उसकी प्रशंसा की जाती है। हमेशा प्रशस्ति में उस राजा की अच्छाइयाँ ही लिखी जाती हैं, अर्थात उसकी प्रशंसा ही की जाती है। तो हम देखते हैं अभिलेखों में शासक व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य, समसामयिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। और अभिलेखों में अशोक के अभिलेख सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और अशोक के अभिलेख वैसे तो खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ जाने पर वहां पे हमें अरेमाइक लिपि भी मिलती है। अभिलेख अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं और कई अभिलेख जो मानसेरा व शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुए उनमें खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं, शिलालेख, स्तंभलेख व गुहालेख। आपको कोई एग्जाम में पूछ सकता है या कोई टीचर पूछ सकता है या कोई भी आपके साथी पूछ सकता है कि अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के, शिलालेख, स्तंभलेख व गुहालेख। अब आगे देखते हैं स्तंभ लेखों के अंतर्गत कौन कौन से स्तंभ लेख आते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है 3 स्तंभ लेख आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। चंद्रिका, मेहरौली या मेहरौली स्तंभ लेख, महारौली या मेहरौली स्तंभ लेख, चंद्रिका, मेहरौली या महारौली स्तंभ लेख। तो आपको कोई पूछ सकता है मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध है चंद्र से। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, स्तंभ गुप्त का या स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, यह भी एक स्तंभ लेख है। तो आपको पूछ सकता है भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है या किस राजा से संबंधित, आप कहेंगे स्कंदगुप्त से। और प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। और फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पुस्तक या सिलेबस में ताम्र लेखों के अंतर्गत केवल यह एक ही नाम मिलता है, वह है प्रभावती गुप्ता का ताम्र अभिलेख। तो आपसे पूछ सकता है किसी एक ताम्र अभिलेख का नाम लिखिए, आप सोचें कि ये हैं तो आप गलत हो जाएंगे। ताम्र अभिलेख केवल एक है आपकी पुस्तक में, वह है प्रभावती गुप्ता का ताम्र अभिलेख। आगे देखते हैं गुहा लेख, अर्थात गुफाओं में जो लेख, उनकी दीवारों पर जो लेख प्राप्त हुए हैं वह हैं गुहा लेख। वहां से हमें अनेक ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। तो फ्रेंड्स अशोक के बराबर गुहा लेख व दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख, बराबर की पहाड़ियां व नागार्जुन की पहाड़ियां बिहार में स्थित हैं। और ये बराबर की गुहा लेख व नागार्जुनी गुहा लेख यानी कि बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं और नागार्जुन की पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं वह अशोक व राजा दशरथ ने आजीविक संप्रदाय के संतों को दान में दे दी थी। और अशोक उस समय आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में होने के कारण उसने बराबर की पहाड़ियों में आजीविक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितनी गुफाओं का? 4। और फिर अशोक के पौत्र दशरथ ने भी अपने दादा की तरह नागार्जुनी गुफाओं को आजीविक संप्रदाय को दान में दिया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सातवाहनों ने नासिक व नानघाट गुहा लेख प्रमुख हैं। दोस्तों याद रखना सातवाहनों के 2 गुहा लेख नासिक व नानघाट, सातवाहनों के नासिक व नानघाट। और सातवाहन किसके बाद आए थे? बताओ भाई, किसके बाद आए थे? ये आए थे कण्व वंश के बाद। वैसे देखें तो ये आए थे किसके? एक मैं आपको सूत्र बताता हूं,
आप लिखो हसीन, हसीन मौसूक, लिखो फ्रेंड्स हसीन मौसूक। ये सूत्र है मगध साम्राज्य में शासन करने वाले राजवंशों का नाम। हसीन मौसूक, है से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग, न से नंद वंश। या इसे आप लिख सकते हैं, ऐसे याद नहीं रहे तो आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, हसीन मासूका, हसीन मासूका, है से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मैं या मो से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, कै से कणव वंश, और कणव वंश के बाद सतवाहन आए थे। कणव वंश के बाद कौन आए थे? सतवाहन आए थे। तो फ्रेंड्स याद रह जाएगा हसीन मासूका। तो सतवाहनों के कौन से गुआलेख प्रमुख हैं? नासिक व नानाघाट। अब आगे देखते हैं जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख या रुद्रदमन अभिलेख। तो फ्रेंड्स जूनागढ़ का यह अभिलेख गिरनार की पहाड़ियों में गुजरात में स्थित है और इस अभिलेख को क्षत्रप या क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा लिखाया गया है। तो फ्रेंड्स हमें इन स्तंभ लेखों, शिलालेखों या अभिलेखों के या गुहा लेखों के अलावा हमें कई मूर्तियों के शीर्ष भाग या अधोभाग, यहाँ पे अधोभाग का अर्थ है नीचे के भाग से भी कई लेख प्राप्त होते हैं जिनसे भी हमें कई जानकारियां मिलती हैं। तो यहाँ पे देखें कई मूर्तियों के शीर्ष व अधोभाग, अधोभाग का अर्थ है नीचे के भाग में शास्य के लेख लिखवाए जिनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। इन्हें क्या कहते हैं? मूर्ति लेख कहते हैं। तो आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि मूर्ति लेख किसे कहते हैं, तो आप यह परिभाषा देंगे कि मूर्तियों के शीर्ष व अधोभाग में शासक ने लेख लिखवाए जिन लेखों से हमें अनेक जानकारियां उन शासकों के बारे में जानकारियां मिलती हैं, ये मूर्ति लेख कहलाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स साहित्य के अंतर्गत यूनानियों व अरब लोगों का सर्वाधिक योगदान रहा है। ओके फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको जो भी क्वेश्चन हो या आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे पूछें। और पढ़ाई की सामग्री या मैटर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।